नमस्कार, देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि युद्ध में महारत हासिल किए हुए इराकी और सीरियाई आतंकी अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे। मोरल पुलिसिंग पर बयान को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बाद अब कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी विपक्ष के निशाने पर। एशिया के दो देशों चीन और ताइवान के बीच युद्ध की संभावनाओं के बीच ताइवान ने कहा कि वह चीन के साथ युद्ध शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन वह हमला होने पर अपना बचाव करेगा। केंद्र ने आतंकवाद और सीमा पार से अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया। और नवरात्रि के अवसर पर जैसे जैसे लोगों की भीड़ उमड़ रही, वैसे वैसे कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ, जहां आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा युद्ध में महारत हासिल करने के लिए इराकी और सीरियाई आतंकी अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। पूर्व सोवियत स्टेट के सिक्योरिटी सर्विस प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात सामान्य नहीं है। इराक और सीरिया के आतंकी जिन्हें सैन्य ऑपरेशन में महारत हासिल है, वे यहां तेजी से घुस रहे हैं। उन्होंने कहा कि आशंका है कि आतंकी पड़ोसी देशों में भी अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि आतंकी सीधे तौर पर सीमा विस्तार भी कोशिश कर सकते हैं और पुतिन ने लगातार ये चेतावनी दी है कि चरमपंथी समूह अफगानिस्तान संकट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अफगान रिफ्यूजी बनकर पूर्व सोवियत देशों में दाखिल होने का है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार को लेकर रूस का रवैया सकारात्मक रहा है, फिर भी रूसी सरकार अफगानिस्तान की अस्थिरता को लेकर चिंतित है। रूस को डर है कि यह अस्थिरता मध्य एशिया में भी फैल सकती है, जहां रूस ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद रूस ने सोवियत संघ का हिस्सा रहे तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मिलिट्री ड्रिल आयोजित की है और दोनों ही देश अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर भी करते हैं। तो मोरल पुलिसिंग पर तकरार और मोरल पुलिसिंग पर बयान को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बाद अब कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। दरअसल बोम्मई से पत्रकारों ने मोरल पुलिसिंग की घटनाएं बढ़ने और कुछ आरोपियों को बीजेपी विधायकों द्वारा सपोर्ट किए जाने को लेकर सवाल किया था। इस पर मुख्यमंत्री बोले कि किसी घटना पर प्रतिक्रिया होना लाजमी है। बोम्मई के इस बयान पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कटाक्ष किया है। सुरजेवाला ने कहा है कि किसानों से निपटने के लिए गुंडों की फौज तैयार करने के लिए हरियाणा सीएम के बयान के बाद कर्नाटक के सीएम ने एक और रत्न पेश किया है। बोम्मई की नई न्यूटन थ्योरी एक्शन एंड रिएक्शन मोरल पुलिसिंग का समर्थन करने वाली है। अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री गुंडागर्दी को सही ठहराएंगे तो कानून का पालन कौन करवाएगा। बोम्मई ने बुधवार को कहा था कि समाज में कई तरह की भावनाएं होती हैं और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि भावनाएं आहत हों। अगर ऐसा होगा तो इनका रिएक्शन भी होगा। बोम्मई ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक सौहार्द बनाए रखना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। ताइवान के रक्षा मंत्री बोले एशिया के दो देश चीन और ताइवान के बीच युद्ध की संभावनाओं के बीच ताइवान ने कहा है कि वह चीन के साथ युद्ध शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन वह हमला होने पर अपना बचाव करेगा। ताइवान चीन के साथ युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन पूरी तरह से अपना बचाव जरूर करेगा। रक्षा मंत्री चिऊ कुओ-चेंग ने गुरुवार को यह बात कही है। ताइवान चीन के बीच तनाव में वृद्धि हो रही है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई गई है। ताइवान ने बार बार कहा कि अगर हमला किया गया तो वह अपना बचाव करेगा, लेकिन वह जल्दबाजी में खुद आगे नहीं बढ़ेगा। वह चीन के साथ यथास्थिति बनाए रखना चाहता है। पिछले 1 अक्टूबर यानी चीन के राष्ट्रीय दिवस के दिन चीनी वायुसेना के 25 लड़ाकू विमान, बॉम्बर्स और दूसरे एयरक्राफ्ट ने ताइवानी वायु सीमा का उल्लंघन किया था। हद तो तब हो गई जब पिछले चीन ने 56 विमानों के साथ ताइवानी सीमा में प्रवेश किया और यह ताइवान में चीनी लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी घुसपैठ थी। इस दौरान ताइवानी वायुसेना के विमानों को
चीन के लड़ाकू विमानों से आमना सामना भी हुआ। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका भी चुप नहीं बैठा, उसने चीन को साफ साफ चेतावनी दे डाली। अमेरिका ने कहा कि चीन की उत्तेजक सैन्य गतिविधि ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर कर दिया है। इसके बावजूद चीन ने अपनी हरकतें जारी रखी और चीन ने भी अमेरिका को ताइवान की कोई भी सैन्य हथियार बेचने और ट्रेनिंग देने से बचने को कहा। इससे पहले भी चीन कई बार अमेरिका को आगे से ना खेलने की चेतावनी दे चुका है। तो केंद्र ने आतंकवाद और सीमा पर से अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। बीएसएफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किलोमीटर तक अभियान चला सकेगी। साथ ही संदिग्धों को गिरफ्तार करने और संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का भी अधिकार होगा। इसके लिए उसे किसी प्रशासनिक अधिकारी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। केंद्र के इस फैसले पर पंजाब में सियासत गर्मा चुकी है, जहां बीएसएफ को पहले 15 किलोमीटर तक की तलाशी का अधिकार था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि बीएसएफ को आंतरिक क्षेत्र में आकर पुलिस की तरह कार्रवाई की इजाजत देना संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। वहीं अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया है। बादल ने कहा कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि केंद्र ने राज्य सरकार को भरोसे में लिए बिना ही इतना बड़ा फैसला ले लिया है। चन्नी और उसके साथ अब सिर्फ इसलिए शोर कर रहे हैं ताकि अपनी मिलीभगत को किसी तरह छिपा सके। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं, पाक समर्थित आतंकी पंजाब में भारी संख्या में ड्रग्स और हथियार भेज रहे हैं। ऐसे में बीएसएफ की मौजूदगी और ताकत बढ़ने से हम मजबूत होंगे। केंद्रीय सुरक्षा बलों को राजनीति में ना घसीटें। तो नवरात्रि के अवसर पर जैसे जैसे लोगों की भीड़ उमड़ रही है, वैसे वैसे अब कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,980 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 3000 से अधिक हैं। वहीं इस दौरान 246 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि बीते 24 घंटों की बात करें तो 19,808 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं, लेकिन कल की तुलना में यह आंकड़ा थोड़ा कम है। इसके अलावा भारत में अब कोरोना के 206,586 सक्रिय मरीज बचे हुए। देश में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो यह 451,445 हो गई है। वहीं अब तक स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 33,362,709 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 15,823 नए मामले सामने आए, जो कि 7 महीने बाद आज सबसे कम थी। लेकिन आज अचानक इसमें 3,000 से अधिक की वृद्धि देखी गई है। वहीं इस दौरान बात करें 226 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि कल 22,844 लोग स्वस्थ भी हुए, लेकिन आज इसकी तुलना में 3,000 कम लोग स्वस्थ हुए। तो भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 968,220,999 ही हो गया है। वहीं बीते 24 घंटे में 3,566,347 कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। फिलहाल बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। तो
तो चलिए एक बार फिर से ब्रेक के बाद करनी है बुलेटिन की शुरुआत, जहां राज्यों ने नहीं चुकाए कोल इंडिया के 21,000 करोड़ रुपए तो देश में गहरा सकता है बिजली संकट को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तत्काल प्रभाव से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत जहां कोयला उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं राज्यों से कहा गया है कि वो अपने हिस्से का कोयला भी उठा लें। सरकार ने कहा है कि कुछ ही दिनों में ये संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद है। बता दें कि देश में 65,000 बिजली का उत्पादन कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से होता है। पिछले कुछ दिनों से कोयले की कमी का जो संकट देश के कुछ हिस्सों और राज्यों में दिखाई दे रहा है, उसकी कुछ बड़ी वजह ये रही है कि इनमें मुख्य रूप से कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों में जबरदस्त बारिश का होना, बाढ़ का आना, कोयले की ढुलाई में आई रुकावट रही है। इसके अलावा ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा ये भी मानते हैं कि देश में कोयला खनन की तकनीक पुरानी हो चुकी है। अतः सभी समस्याओं के अलावा जिस समस्या का जिक्र सरकार ने किया है, उसमें राज्यों द्वारा कोल इंडिया की बकाया राशि का भुगतान न किया जाना भी है। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जब पीएम ने इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक की थी, तब ये बात सामने निकल कर आई थी कि राज्यों को करीब 21,000 करोड़ रुपए का बकाया कोल इंडिया को चुकाना बाकी है। नॉर्वे के कोंग्सबर्ग शहर में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात एक व्यक्ति ने तीर कमान से हमला कर दिया। घटना में 5 लोगों की जान चली गई है और 2 घायल हुए हैं। इसमें बता दें कि पुलिस के मुताबिक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उसके या मारे जाने वालों के बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी और पुष्टि सामने नहीं आई है। हमलावर ने कूप एक्स्ट्रा सुपरमार्केट में घुसकर लोगों पर हमला किया। बाद में छापेमारी के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नॉर्वे को काफी शांत देश माना जाता है। यहाँ अमूमन इस तरह के हमले होते ही नहीं हैं। अब तक ये भी साफ नहीं हो सका कि आतंकी हमला था या आपसी रंजिश के चलते ये हुआ है। पुलिस ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कोंग्सबर्ग की पुलिस चीफ ओविंड आस ने कहा कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे ज्यादा जानकारी फिलहाल नहीं दी जा सकती। आरोपी ने सभी हमलों को अकेले ही अंजाम दिया है। कुछ लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं, तो लेकिन इनके बारे में भी कोई जानकारी और पुष्टि सामने नहीं आई है। आज के मुताबिक हमलावर ने सबसे पहले शहर के एक व्यस्त चौराहे पर मौजूद लोगों को निशाना बनाया। इसके बाद वो पास के इलाकों की तरफ भाग गया। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो जस्टिस मिनिस्टर मोनिका मिलैंड को घटना की जानकारी दी गई। आरोपी का पीछा करने के लिए पुलिस ने हेलीकॉप्टर और बम स्क्वाड को भी तैनात किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमलावर को घटनास्थल से 25 किलोमीटर दूर ड्रेमन इलाके से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उसने पुलिस पर भी हमले की कोशिश की है। तो एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने के बाद अब केंद्र सरकार निजीकरण और विनिवेश का लक्ष्य पूरा करने के लिए तेजी से काम करेगी। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में मोदी सरकार आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों के निजीकरण या विनिवेश की योजना बना रही है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में निजीकरण से 1.75 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी सरकार को एक्सिस बैंक, एनएमडीसी और हुडको आदि में हिस्सेदारी की बिक्री में 8,369 करोड़ रुपए और हाल ही में एयर इंडिया की बिक्री से करीब 18,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इस तरह अभी तक करीब 26,369 करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके हैं। ऐसे में सरकार को 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी भी बहुत सारे पैसे जोड़ने हैं। कुछ महीने पहले निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन DIPAM सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि मार्च 2022 तक भारत का पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL का निजीकरण का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया BEML, पवन हंस और नीला चंचल इस्पात निगम के निजीकरण की प्रक्रिया भी इस साल पूरा कर लेना चाहती है। इन सभी कंपनियों के निजीकरण की प्रोसेस चल रही है। इसके अलावा 2 PSU बैंकों और 1 बीमा कंपनी का भी निजीकरण किया जाना है। तो देश में 96.75 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा भी पार हो जाएगा। केंद्र सरकार ने तो महामारी के खिलाफ इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाने के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों की माने तो अपने मेगा आउटरीच प्लान के तहत बीजेपी ने अपने मंत्रियों, MP और MLA और राष्ट्रीय और राष्ट्र के पदाधिकारियों को कहा है कि वे वैक्सीन लगाए जाने के इस इवेंट में शामिल। भाजपा के इस आउटरीच प्रोग्राम के खास तौर से उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां अगले साल चुनाव होने वाले। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब जैसे प्रांत शामिल हैं। सूत्रों की माने तो वैक्सीन डोज का आंकड़ा सोमवार या मंगलवार तक पूरा होने की उम्मीद है। नवरात्र और दुर्गा पूजा के चलते टीकाकरण की प्रक्रिया थोड़ी धीमी पड़ गई है। अब सरकार दशहरे के बाद टीकाकरण में फिर से रफ्तार लाने की योजना बना रही, ताकि 100 करोड़ के आंकड़े को जल्द से जल्द छुआ जा सके। आउटरीच प्रोग्राम के तहत भाजपा नेता, मंत्री और सांसद उन वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे जहां 100 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है और वहां के डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स का सम्मान करेंगे।
100 करोड़ वैक्सीन लगने की उपलब्धि को कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार की उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी इस अवसर पर केंद्र सरकार की दूसरी जन कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए इस्तेमाल करेगी। वहीं पार्टी नेताओं को हिदायत दी गई है कि वे इन आयोजनों के फोटो और वीडियो शेयर करें और मीडिया कवरेज के डिटेल्स भी जमा कराएं। लखीमपुर हिंसा के आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की पुलिस रिमांड का आखिरी दिन एसआईटी व फॉरेंसिक टीम आशीष समेत 3 आरोपियों को घटनास्थल देकर रवाना हुई है, जहां 3 अक्टूबर को 4 किसानों और एक पत्रकार की थार जीप के नीचे कुचलकर मौत हुई थी। एसआईटी की जांच में आज एक और अहम पड़ाव आया है, जहां आशीष का उसके दोस्त अंकित दास से आमना सामना हुआ। अंकित दास पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास का भतीजा है। अंकित दास को बुधवार को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वह सरेंडर करने की फिराक में था। गुरुवार सुबह 10 बजे से अंकित दास और उसके मैनेजर व सिक्योरिटी गार्ड लतीफ उर्फ काले भी 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में शुरू हो चुकी है। अंकित दास और काले ने बुधवार को एसआईटी की पूछताछ में हिंसा के वक्त काली फॉर्च्यूनर में मौजूद होने की बात कबूल की थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। वहीं पुलिस उनके ड्राइवर शेखर को भी रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है। बुधवार सुबह से ही पुलिस ने अंकित के लखनऊ स्थित आवास पर नोटिस चिपकाया है। उसके कुछ घंटों बाद ही उसने सरेंडर कर दिया है। अंकित केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष का दोस्त है। एसआईटी की पूछताछ में अंकित दास ने बताया कि घटना के बाद डर कर भागकर वह सीधे लखनऊ स्थित अपने घर आ गया, जहां पुलिस की दबिश की डर से होटल चला गया, जहां एक दोस्त की गाड़ी लेकर नेपाल भी चला गया। लेकिन टीवी पर आशीष की गिरफ्तारी की जानकारी होने पर वकील से उसका संपर्क हुआ तो वो हाजिर हो गया। यहां वक्त तो चला एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर, जहां कोरोना वायरस कहां से और कैसे फैला ये पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 26 एक्सपर्ट्स का एक नया ग्रुप एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप चीन में कोरोना के ओरिजिन की जांच करेगा। WHO की एक टीम ने इस साल की शुरुआत में भी चीन के वुहान शहर में 4 हफ्ते तक रुककर जांच की थी, लेकिन किसी पुख्ता नतीजे तक नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए चीन से कहा कि इस बार शुरुआती केसों से जुड़े डेटा उपलब्ध करवाए जाएं। WHO ने यह भी कहा है कि दुनिया को रोक देने वाले कोरोना वायरस का ओरिजिन पता करने की ये आखिरी कोशिश हो सकती है। आपको बता दें कि कोरोना का पहला केस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में सामने आया था और आशंका है कि वहीं से यह वायरस पूरी दुनिया में फैला। हालांकि चीन बार बार यही कहता है कि वुहान की लैब से वायरस लीक होने के दावे गलत हैं और अब यहां जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर WHO की टीम ने पहली जांच के बाद इस साल मार्च में जारी रिपोर्ट में सिर्फ इतना कहा था कि हो सकता है कोरोना वायरस चमगादड़ जैसे किसी दूसरे जानवर के जरिए इंसानों में पहुंचा हो, लेकिन अभी और रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि महामारी के शुरुआती दिनों के डेटा की कमी उसी के चलते जांच में दिक्कत आई थी। ऐसे में वुहान लैब का ऑडिट किया जाना चाहिए। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बयान दर्ज करवाने के बाद अभिनेत्री नोरा फतेही को गवाह के तौर पर प्रवर्तन निदेशालय के समन भेजा गया है। ईडी द्वारा पूछताछ के सिलसिले में आज नोरा ऑफिस पहुंच सकती हैं। ईडी इस मामले में उन सभी लोगों पर पैनी नजर बनाई जिस केस से सीधे या दूसरे तरीके से जुड़े हुए। नोरा के अलावा जैकलिन फर्नांडिस को भी ईडी ने समन भेजा है। जैकलिन को 15 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दरअसल ईडी ये जानना चाह रही है कि क्या सुकेश चंद्रशेखर की वजह से विदेशों में भी पैसे का लेन देन हुआ है। उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर उनकी पत्नी के घर में छापा मारा था। उनका कहना है कि बॉलीवुड के कई सितारे इस मामले में भागीदार रहे। 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद हैं। ये मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा सुकेश और दूसरों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और करीब 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली को लेकर दर्ज प्राथमिकता पर आधारित है। इस मामले में अभिनेत्री जैकलिन ने ईडी ने पूछताछ की और उनका बयान
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। 15 अक्टूबर को उन्हें पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस जाना होगा। तो वहीं महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि उनके दामाद समीर खान को बीजेपी के इशारे पर फर्जी ड्रग्स केस में फंसाया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उनके पास से कोई प्रतिबंधित नशीला पदार्थ नहीं मिला। 9 जनवरी को समीर की पहचान की सहिस्ता फर्नीचरवाला के पास से 7.5 ग्राम हर्बल तंबाकू जब्त किया गया था। फॉरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि भी हुई, जबकि एनसीबी ने 200 किलो गांजा जब्त करने का दावा किया था। मलिक ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि मुझे राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी एजेंसी एनसीबी तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर पाती। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसके दौरान उन्होंने कहा है कि इससे कुछ देर पहले मुंबई की एक विशेष अदालत ने भी समीर खान को जमानत दी थी। खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार सेलिब्रिटी मैनेजर राहिल फर्नीचरवाला और ब्रिटिश नागरिक करण सेजनानी के साथ पकड़ा गया था। एनसीबी ने इन पर ड्रग्स जमा करने, उसे बेचने और खरीदने का आरोप लगाया था। जानकारी की माने तो एनसीबी उनके खिलाफ अदालत में पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई है। एनसीबी ने समीर को ड्रग्स मामले में 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उनके पास से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ मिले थे। तो चलिए अब आपको शेयर बाजार के अपडेट से रूबरू कराते हैं, जहां शेयर बाजार अपडेट वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार नए शिखर पर खुले। पहली बार सेंसेक्स जो है 61,078 पर और निफ्टी की बात करें तो 18,272 के स्तर पर खुला है। फिलहाल सेंसेक्स 370 पॉइंट चढ़कर 61,000 पर, निफ्टी 100 पॉइंट चढ़कर 18,260 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 24 शेयर बढ़त के साथ आगे बढ़े हैं। 6 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसमें आईटीसी टेक महिंद्रा के शेयर 3% है और जबकि एनटीपीसी के शेयर 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं इंडसइंड बैंक के शेयर में 1% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिल रही है और बाजार को बेटल आईटी और रियलिटी शेयर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। एनएसई पर बेटल रियलिटी इंडेक्स 2% है। आईटी इंडेक्स की बात करें तो 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं ऑटो शेयर्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है। इंडेक्स में 0.5% से ज्यादा की कमजोरी तो है ही, साथ ही बीएसई पर 3,331 शेयर्स में कारोबार चल रहा है, जिसमें 1,848 शेयर बढ़त के साथ और 1,315 शेयर लाल निशान पर कारोबार दिख रहे हैं। इसी के साथ बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप पहली बार 273 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है और इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स जो है वो 442 पॉइंट पर था, यानी 0.75% बढ़कर 60,765 था और निफ्टी 170 पॉइंट से यानी 0.94% की तेजी के साथ 18,162 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ था। आज रुपए की मजबूती के साथ शुरुआत हुई है। डॉलर्स के मुकाबले रुपया 10 पैसे ज्यादा मजबूत होकर 75.27 के स्तर पर खुला हुआ है। सरकार तेल कंपनियों ने आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 104 रुपए 98 पैसे हो गए हैं और डीजल के दाम 93 रुपए 52 पैसे हो गए हैं। और देश के 30 राज्यों में पेट्रोल, 13 राज्यों में डीजल 100 रुपए और प्रति लीटर के पार निकल गया है। इस महीने 14 दिनों में पेट्रोल डीजल 11 बार महंगा हो चुका है। इससे पहले 3 रुपए 15 पैसे और डीजल 3 रुपए 65 पैसे तक महंगा हो चुका है। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता का कहना है कि कच्चे तेल की मांग बढ़ने के कारण इसके दाम $80 के पार निकल चुके हैं और ये आने वाले दिनों में $90 तक जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, तो इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में ब्रेंट क्रूड डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था। ये 3 साल में कच्चे तेल का उच्चतम स्तर है। इससे पहले अक्टूबर 2018 में कच्चा तेल $73 के पार गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज नेशनल और अपने रखे बहुत सारा ख्याल। नमस्कार।